हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो मैं आज कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। इतने में से ही पांचों क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन आने हैं। पांचों क्वेश्चन इसी जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसी में से आ जाएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यह एडम स्मिथ के हस्तक्षेप पर आधारित है। ये कनाडा में लिया गया है। राज अर्थव्यवस्था क्या होती है? कार्ल मार्क्स के विचारों से या दास कैपिटल से लिया गया है। समाज कल्याण की भावना है इसमें। इसमें पूंजीवाद का कोई योगदान नहीं रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ लीजिए। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर रहता है दोनों मिल के काम करते हैं। ये नेहरू जी द्वारा 1956 में अपनाया गया था। और इसका काम होता है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना। क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हूँ। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। ये 50% रोजगार तो 50% देता है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान 17% है। इसी तरह द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, विनिर्माण कार्य है। इसमें विनिर्माण आते हैं कार्य, और जीडीपी में इसका योगदान 29% है। तृतीय क्षेत्र, ये सेवा क्षेत्र रहता है। 54% जीडीपी में भागीदारी रहती है इसकी। तो पेपर में आता है सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है? तो तृतीय क्षेत्र की। और सर्वाधिक रोजगार किस में है? ये 50%, ये कृषि क्षेत्र में होगा। रोजगार और जीडीपी, ये ध्यान रखिएगा। योजना आयोग, योजना आयोग केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। ये एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ये गैर संवैधानिक संस्था है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष नेहरू जी थे, उन्हीं के समय आई थी ये 1950 में। और उपाध्यक्ष, इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे एम.एस. आहलूवालिया। यह किस प्रकार की संस्था है? यह परामर्शदात्री संस्था भी कहा जाता है इसे। फिर इसके बाद में जब एनडीए की सरकार आई तो उसने योजना आयोग को बंद कर दिया और नीति आयोग को शुरू किया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। यह थिंक टैंक के रूप में कार्यरत है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया, ये पहले थे, और अब इस समय सुमन के बेरी हैं। यह एक सलाहकार निकाय है। इस और नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसकी स्थापना पूछी जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। इतना याद कर लीजिए बस। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करना इसका कार्य होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष नेहरू थे। अब आप लोगों को बताना 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था। फिर अब पंचवर्षीय योजना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो पंचवर्षीय योजना वही पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। हालांकि लिखा तो मैंने काफ़ी है, लेकिन सारी 12 के 12 नहीं लिखी है मैंने, इसलिए ध्यान दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56। हरा डोमर के मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? केन राज के द्वारा तैयार किया गया, ये ध्यान रखिएगा। यह कृषि पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड बांध बने थे। नेहरू जी ने ये बांध बने थे, इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 1956 से 61 में आई थी। महालनोबिस इनके मॉडल थे, इनके द्वारा मॉडल दिया गया था। सॉरी, ये भारी उद्योग पर बढ़ावा दिया गया था इसमें। और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये 3 संयंत्र लगाए गए थे। दूसरी औद्योगिक नीति इन्हीं के समय 1956 में आई थी यही।
2 अक्टूबर 1958 को नाफेड की स्थापना भी हुई थी। नाफेड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन। अब तीसरी है 1961 से 66, ये फ्लॉप गई थी। अब पूछा जाएगा असफल योजना कौन सी थी, तो यही तीसरी वाली असफल थी। इसमें यह ध्यान दीजिएगा, एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई। ध्यान देने वाली यह बात है 1966-69 ये अवकाश योजना अवकाश रहा था और हरित क्रांति इसी के समय आई थी, 1966 और 67 में। अब पूछा जाता है हरित क्रांति किस समय आई थी, किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं आई थी, ये योजना अवकाश में आई थी। ये ध्यान रखें, लोग तृतीय लगा देते हैं, तृतीय नहीं होता, वो योजना अवकाश में आएगी। अब चौथी देख लीजिए, चौथी है 1969 से 74, ये गाडविल मॉडल पर आधारित है और इसमें है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में ही। इस समय इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी और 1970 में ही श्वेत क्रांति भी आई थी। पांचवी है 1974 से 78, डीपी धर, गरीबी उन्मूलन और 20 सूत्री कार्यक्रम इन्हीं दोनों के बीच में आए थे। अब 1978 के बाद में 1978 और 80 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। उन्होंने ये मॉडल बंद करके मतलब योजना इन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया। इसे अनवरत योजना भी कहते हैं और यह गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। छठी है 1980 से 85, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था और उससे पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, और 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना भी हुई। 1980 में गांव के विकास हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 90। अब इसमें एक नारा दिया गया था, भोजन काम व उत्पादकता का नारा दिया गया था। इसमें यह ध्यान रखना, भोजन काम उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 7वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ट्राइफेड की स्थापना भी इसी समय हुई थी 1987 में। 1990 से 92 दूसरा योजना अवकाश हुआ फिर से। पहला जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1961 से 66 के बीच में, तो योजना अवकाश पहला पड़ा था 66 से 69 के बीच में जब हरित क्रांति आई थी, और दूसरा ये पड़ेगा 90 से 92। अब नई आर्थिक नीति, ये इसलिए मैं अभी इसमें डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये इसी योजना अवकाश में नई आर्थिक नीति आ गई थी 1991। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 में चली और 10वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास हुआ था। ये इसलिए शामिल किया गया है, मतलब 10वीं इसलिए शामिल मैंने कर ली है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नरेगा आया था, मनरेगा जिसे बाद में 2009 में मनरेगा हो गया, ये आई थी। और ये सर्वाधिक वृद्धि दर इसमें रही थी 8% लक्ष्य और 7.6 गेन किया गया था। अब जीएसटी आपके उसमें टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है, जीएसटी इकोनॉमी में, तो जीएसटी देख लीजिए। जीएसटी क्या है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया था। इसका थीम थी वन नेशन वन टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और इसमें 17 टैक्स को समाप्त कर जीएसटी लाया गया था। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश फ्रांस था। भारत ने जीएसटी कहाँ से अपनाई, कनाडा से। भारत का पहला राज्य कौन सा है, असम, और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। जीएसटी किस आर्टिकल में है, 279 आर्टिकल। जीएसटी की 4 दरें हैं, 5 लिखा होता है कहीं कहीं क्योंकि उसमें 0 लिख देते हैं, 0%। 0% कोई दर ही नहीं होती है तो 0% नहीं ऐड किया जाता है, तो दर 4 ही हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी हेतु 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और संविधान संशोधन कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जोड़ा गया। अब आगे चलते हैं बैंकिंग से क्वेश्चन एक आएगा जरूर। भारत में खुलने वाला पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कोलकाता में। पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, इसके संस्थापक, अब देख लीजिए यहाँ पहला भारतीय बैंक लिखा है,
यहाँ भारत में खुलने वाला पहला बैंक लिखा है। तो भारत पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक दयाल सिंह और लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। हिस्ट्री का सवाल है ये। भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सा? अब यहाँ स्वदेशी लिख गया है, भारत का प्रथम स्वदेशी। अब समझिएगा, यहाँ भारत में खुलने वाला पहला बैंक, पहला भारतीय बैंक, भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969, ये डेट याद रखिए, में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय पीएम इंदिरा गांधी और आरबीआई के गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, एल के झाँ थे। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय भी पीएम इंदिरा ही थी, इंदिरा गांधी, और आरबीआई गवर्नर बदले जा चुके थे, ये पाटिल जी आ गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। एक्ट 1934 का था। अगर एक्ट पूछे तो 34 का था और स्थापना 1935 में हुई, और इसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया। लेकिन बाद में यह मुख्यालय बदलकर 1937 में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के आधार पर हुई? हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में हुआ। आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? ये आएगा इस बार, 3 वर्ष का होता है। सब 5 लगा के आएंगे, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो 3 वर्ष लगाएगा। इस आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई क्या कार्य करता है? आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करना इसका कार्य है। मुद्रा जारी करने हेतु न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। मौद्रिक नीति का संचालन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पिछले बार क्वेश्चन आया था फेरा एक्ट। अब ये याद रखिए, फेरा एक्ट पिछली बार इससे पूछा था, फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। और फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इस बार ये पूछेगा ये सन क्या था, ये एक्ट लाया कब गया था? 1973 में फेरा, 1999 में फेमा, ऐसे याद रख लीजिए। आरबीआई का कार्य साख नियंत्रण करना, ये भी होता है। अब हरित क्रांति आपके सिलेबस में दिया गया है। तो हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न को बढ़ावा देना, हरित क्रांति। ये लाई कब गई थी? 1966-67 में। एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग। अब मैं 1 सेकंड इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। अब देखिए, विश्व में हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग, 1970 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यूएसए इनकी जन्मभूमि, मैक्सिको इनकी कर्मभूमि। गेहूं के बौने पौधे HYV बीज, इसको बोरिन बीज भी कहा जाता है। HYV अगर लिख के नहीं आएगा तो बोरिन बीज लिख के आएगा। और HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड बीज भी कहते हैं इन्हें। खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी, ये तो अभी बात की बात है, ऊपर देख लेते हैं। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, मतलब ये एक्सपायर हो गए हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। पहले आप ये देख लीजिए, हरित क्रांति 1966 और 67 में आई थी। पंजाब में सर्वप्रथम इसका यूज हुआ था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है। तो कुंभकोणम, तमिलनाडु में जन्म हुआ। 1987 में इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन आएगा, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। अब ये भी पूछा जा सकता है, पद्मश्री कब मिला? 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, और रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1971 में। और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में इन्हें दिया गया है। ये इतने ध्यान देने वाली बातें हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है विश्व खाद्य से सम्मानित, इनका जन्म स्थान कहाँ का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी इन्हें, मतलब ये ध्यान देने वाली बात है। जब हरित क्रांति आई, इससे अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से बनाएगा तो ये पूछ लेगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या थे। तो सकारात्मक तो ये था, खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी भाई, जो चावल और गेहूँ और चावल था उसमें तो वृद्धि हुई थी, लेकिन तिलहन में कमी आई थी, ये नकारात्मक था।
आगे देखते हैं। अब श्वेत क्रांति, इससे ज़्यादा हरित क्रांति में नहीं आएगा। अब श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड है, मतलब दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। 1970 में आई थी। वर्गीस कुरियन जी इसके जनक हैं। ये एक लाइन में मतलब हो गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये लिखा हुआ है 16 जुलाई 1965 को। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और चेयरमैन वर्गीस कुरियन जी यही हैं। ये आनंद आनंद मिल्क जो था उसके जनक, मतलब इन्हीं की वो कंपनी थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये श्वेत क्रांति के तहत आ सकता है ये क्वेश्चन। 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। अब यहाँ पूछ ले भैंस अनुसंधान, तो भैंस हिसार में है। दुग्ध उत्पादन में पहला देश कौन सा है? वो भारत है। और भारत में पहला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक श्वेत क्रांति खत्म हो गई। अब आते हैं आगे। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति एलपीजी मॉडल पर आधारित है। मतलब ऊपर चला गया, एक सेकंड, ये देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें से यहीं से एक क्वेश्चन उठाएगा कि एलपीजी में पी क्या है या एल क्या है। हर बार आता है, हर बार क्या, 2 ही बार पेपर हुआ है उसमें। पिछली बार ग्लोबलाइजेशन पूछा था दूसरे दिन के फर्स्ट शिफ्ट में, 2022 के पेपर में। अब नई आर्थिक नीति जो आई थी वो 1991 में आई, 24 जुलाई को। अब उस समय पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव उद्योग मंत्री भी थे। अब ये क्वेश्चन आता है कि उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? पीएम पूछेगा ही नहीं, उद्योग मंत्री पूछेगा, तो नरसिम्हा राव थे। और नरसिम्हा राव को सिंह राव सुधार भी कहा जाता है। वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, जिन्हें उदारीकरण का जनक कहा जाता है। उस समय आर्थिक संकट आ गया था, इसलिए ये एलपीजी मॉडल अपनाया गया था। फिर जब ये एलपीजी मॉडल अपनाया गया तो उसमें क्या था, पहले लाइसेंस हर चीज़ के लिए रहना पड़ता था। फिर इसमें ये किया गया कि 18 उद्योगों को छोड़कर सभी के लाइसेंस खत्म कर दिए गए, ताकि कोई भी कंपनी आके व्यापार शुरू कर सके। अब आगे है 1951 के बाद आर्थिक सुधार के बाद की व्यवस्था क्या थी? अब इसमें कर सुधार किया गया, लाइसेंस नियंत्रण किया गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट यही है, सार्वजनिक निजी साझेदारी दी गई। 1991 के आर्थिक सुधार में क्या सम्मिलित है? सार्वजनिक निजी साझेदारी, पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ये यूपी में भी पीपीपी मॉडल चलता है। उस समय शायद अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय शायद ये पीपीपी मॉडल आया था 2015-16 में। खुली अर्थव्यवस्था, विश्व बाजारों के साथ एकीकरण, अधिकांशतः बाजार निर्धारित कीमतें। ये प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948। 1948 लिखा है, वो थोड़ा कट गया है, 1948 6 अप्रैल को। और यहाँ है दूसरी औद्योगिक नीति कब आई थी? 1956, नेहरू जी के समय आई थी। और इन्हें, इस दूसरी औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ये ध्यान, अब पूछेगा भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है, तो दूसरी औद्योगिक नीति को कहा जाता है, न कि पहली और न तीसरी। अब ये है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस सन में हुआ था? ये 1949 में 1949 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। अब ये लास्ट पेज है, इसमें थोड़ी योजनाएं लिखी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, इसलिए मैं ये योजनाएं बता दे रहा हूँ। मातृ वंदना योजना, ये 2017 में, बस सिर्फ ये डेट याद रखिए बस। वय वंदना, ये भी साथ में आई थी 2017 में ही। माँ कार्यक्रम 2016 में। अब इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है, फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को आई थी फसल बीमा योजना। ये प्राकृतिक आपदा के समय है, और कीट के समय, ये जो कीट लग जाती है उस समय रबी की दर हो जाएगी 1.5%, खरीफ 2% और बागवानी 5%। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना ये याद रखने में बात है कि फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को आई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 को। मेक इन इंडिया, देख लीजिए, मेक इन इंडिया 2014 को 25 सितंबर। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया 15 अगस्त 2015 नोएडा को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास 2015 को।
और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ये 2016 में आई। और नीचे देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। और लास्ट इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें 5 ही 6 इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताई उन्हीं में से आएगी। ज़्यादा योजना के चक्कर में मत पड़िए, जितना आएगा यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना आएगा भी तो वो फिर बहुत ज़्यादा ढेर बना के रखेंगे, 100-150, तो कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए। इसमें उज्ज्वला योजना नहीं लिखी है मैंने, उज्ज्वला आप ध्यान रख लीजिए बस। ओके, इतना ही है, इतनी ही इकोनॉमी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, इतने में ही 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।